किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य और आज के जिस वीडियो को हम आपके लिए लेकर आए हैं वो वीडियो है पशुपालन के ऊपर आधारित। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे पशु, यहाँ पर गाय भैंस सभी इस पशुशाला में रखे गए हैं। आपको बता दें कि दुग्ध उत्पादन में असीम संभावनाएं होती है आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में हमारे काम आ सकता है। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखेंगे तो जानेंगे कि पशुपालन बेहतर तरीके से कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बैतूल ज़िले के ग्राम बघोली के जयराम गायकवाड़ ने पशुपालन को अपनाया और राज्य स्तर पर अपना नाम कमाया है। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले एक निवेदन आपसे करेंगे भाइयों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब अभी कीजिए और जुड़ जाइए किसान सेवा के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आपकी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसान सेवा चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना नाम, गांव का, शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर हमें लिखकर भेज सकते हैं। और चलिए आपको बता दें कि आज हम पहुँचे हैं ग्राम बघोली। यहाँ पर बहुत सारे पशु आप देख रहे हैं कितने, और गिर नस्ल की गाय भी है, यहाँ पर मुर्रा नस्ल की भैंसें भी है, एचएफ गाय भी है। यानी कुल मिलाकर बेहतर संभावनाएं वाले इस क्षेत्र में आज आपको हम बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और मिलते हैं जयराम गायकवाड़ जी से। तो जयराम भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा डेयरी का सेटअप है ये बड़ी मेहनत से आपने लगाया है। तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए आप ये बताइएगा कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए। पहले तो जी, जब मैं कॉलेज किया, क्योंकि शुरू से मेरी जिज्ञासा थी कि मैं गौ पालन करूँ और पशुपालन करूँ, ऑर्गेनिक खेती करूँ। तो क्योंकि मेरी एक दो बार नौकरियों के लिए वो हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और मैं इस क्षेत्र में उतरा हूँ। क्योंकि पहले मेरे पास में बहुत अधिक संसाधन नहीं थे। मैं पहले एक दो भैंस खरीदी। भैंस चूँकि कुछ दूध कम देती है, इस हिसाब से मैंने शंकर नस्ल की कुछ गाय भी खरीदी। और उसके बाद में फिर इन्हीं की बच्चियाँ और बगार तैयार होकर के आज आप देख रहे हो कि इतने गौवंश है। तो मैंने पहले बहुत संघर्ष किया, क्योंकि पहले संसाधन हुआ नहीं करते थे। तो दूध बेचने के लिए रोड अच्छे नहीं थे, इसलिए कुछ दिन मैंने साइकिल से दूध ढोया। साइकिल से दूध ढोने के बाद में जैसे जैसे दूध बढ़ा, फिर सोसाइटी खोली, सोसाइटी में दूध सप्लाई किया। और उसके बाद में अब उत्तरोत्तर मेरे पास में अभी 150 लीटर दूध हो रहा है। और दूध के मैं कुछ प्रोडक्ट भी बना के बेचता हूँ, जैसे घी बेचता हूँ, मावा बना के बेचता हूँ, पनीर बेचता हूँ और दूध भी बेचता हूँ। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। जयराम भैया, एक बात हम बताएंगे, कितने साल हो गए आपको इस पूरे काम को करते हुए? करीबन मेरे को 18 वर्ष हो गए हैं। तो दूध व्यवसाय में काम ज़्यादा करना पड़ता है और दूध के बहुत अच्छे रेट नहीं है, लेकिन इस व्यवसाय को अपने को प्रॉफिट में ले जाना है तो अपन इसको लागत मूल्य को कम करेंगे, प्रॉफिट मूल्य को बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हो कि ये शेड जो मैंने आधुनिक तैयार किया है, पहले शेड मेरा दूसरे खेत पे था, वहाँ पे इतना आधुनिक शेड नहीं था। वहाँ मकान में छपरियों में मैंने शेड बनाया हुआ था। यहाँ पे मैंने आधुनिक शेड बनाया। तो इसमें आप देख रहे हो कि इस पूरे शेड में 70 बाई 30 के शेड में मैंने 3 चेम्बर बना के रखे हैं। 3 चेम्बर में और हर चेम्बर में अलग अलग डाउन दे के रखा है कि कंप्रेसर जब हम प्रेशर मारेंगे तो सारा गोबर बह कर के वो चेम्बर में जाता है। जो गोबर घोलने का टाका अपन चेम्बर के जो गोबर घोलने का टाका अपन गोबर गैस के पास में बनाते हैं, वो अपन ने बीच चेम्बर में बना ली, बीच शेड में बना लिया है। और उससे
जैसे शेड में अपन ने गड्ढा खोद के रखा, उससे खतरा नहीं हुआ इसलिए उसको जाली से पाट दिया है। उसके ऊपर से जानवर घूम फिर सकते हैं, आदमी घूम फिर सकते हैं, उससे कोई खतरा नहीं। तो ये सारा का सारा गोबर आप देखेंगे कि कंप्रेसर से प्रेशर मारने के बाद में सारा का सारा गोबर चेम्बर में आ जाता है। चेम्बर से गोबर गैस में जाता है, एक गोबर गैस में जाता है, दूसरे गोबर गैस में जाता है, उसके बाद में डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट में जाता है। तो अपन भूसा डालते तब से अपन गोबर को हाथ नहीं लगाते, वो सीधा अपन वर्मी कंपोस्ट उठाते, वहाँ अपन उसका वो करते। यानी आपके जो फार्म हाउस पे आपने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है कि कोई गाय या भैंस यदि गोबर करती है तो सीधा आपके उसमें चले जाएगा, जो आपने पिट बनाया हुआ है यहाँ पे, कंप्रेसर लगाए हुए हैं जहाँ पर, वहाँ पर, है ना? तुरंत तो नहीं, लेकिन 2-3 घंटे के बाद में अपन कंप्रेसर से जब कोठा साफ करेंगे, जब गौशाला साफ करेंगे, तो वो प्रेशर से गोबर बह जाता है। और इस शेड में अलग अलग जो 3 चेम्बर है उसमें अलग अलग डाउन दिया हुआ है कि शेड में अपन कंप्रेसर से प्रेशर मारेंगे तो हर चेम्बर में अलग अलग जगह का गोबर वो बह करके चला जाएगा। कंप्रेसर का प्रेशर तेज होता है, उससे क्या होता है, गोबर बारीक हो जाता है। गोबर बारीक हो जाएगा तो वो पानी के साथ में बह जाता है। बहने के बाद में वो सीधा गोबर गैस में जाता है। तो अपन ने यहाँ पे लागत मूल्य को कम किया है। जैसे अपने को ये गोबर फेंकने के 2 घंटे लगते, वहाँ अपन ने आधे घंटे में गोबर को अच्छे से निस्तारण कर दिया। नहीं तो यही गोबर उठा के अपने गोबर गैस के पास ले जाना पड़ता, फिर उसके में पानी डालते, फिर उसको घोलते, फिर गोबर गैस में चलाते। और सारा का सारा काम अपन ने यहीं शेड में कर दिया। यानी आपने लेबर वर्क कम किया, पैसा कम लगता है उसमें। जी, इसमें अपन ने लागत मूल्य को कम किया है। क्योंकि हम लोग और दूसरी टेक्नोलॉजी में आपको बताऊंगा कि हम लोग जो भूसा भरते हैं तो इधर साइड से हम लोग खराइया लगा देते हैं, और जो गोडाउन में आपको बताऊंगा वो गोडाउन में एक टीन लगा देते हैं, तो पूरा का पूरा वो भूसा ऑटोमेटिक गोडाउन में आ जाता है। क्योंकि उतना भूसा भरने के लिए अपने को 7-8 हज़ार रुपये लेबर चार्ज लगता है, वो अपन ने लेबर चार्ज वहाँ पे भी बचाया। तो इस व्यवसाय में ऐसा है कि अपन लागत मूल्य को कितना कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को कितना बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके सफलता का मूल मंत्र हम कह सकते हैं। किसान भाइयों, आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि लागत मूल्य को कम करने की बात यहाँ पर जयराम गायकवाड़ जी कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जयराम भी हम आपसे चाहेंगे कि थोड़ा पशुपालन के बारे में बताइए, कैसे दिनचर्या होती है, कैसे इनका पालन पोषण आपको करना होता है और बेहतर अच्छा दूध उत्पादन हो उसके लिए? देखिए, इनको एक तो संतुलित आहार देना पड़ता है जिसमें सारी चीज़ें हो, जिसमें खली हो, चूनी हो, अपना मक्का हो, और गेहूं भी अपन ले सकते हैं, उसमें गुड़ ले सकते हैं उसमें। तो ये सारा चीज़ें संतुलित आहार चाहिए। जैसे अपन हर चीज़ खाते हैं तो वैसे इन जानवरों को भी हर चीज़ संतुलित चाहिए। कि अपन अकेली खल्ली खिला देंगे उससे काम नहीं चलेगा। तो जैसे अपन दाल खाते वैसे इनको दाल के छिलके दे दो, जैसे अपन तेल लेते वैसे इनको खल्ली दे दो, जैसे अपन गेहूं की रोटी खाते, मक्का की रोटी खाते वैसे इनको मक्का की थूली दे सकते हैं, या मक्का का आटा मिला के दे सकते हैं थोड़ा सा मोटा पिसा करके। और एनर्जी के लिए, ग्लूकोज के लिए तो अपन इनको गुड़ दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें संतुलित चाहिए, हरा चारा चाहिए। तो ये सारी संतुलित चीज़ें होने से क्या होता है कि बराबर गाय हर वर्ष ब्याएगी, हर वर्ष मतलब कंटिन्यू दूध देगी, लगातार दूध देती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इनका रखरखाव के ऊपर, इनको नहलाना है, साफ़ सुथरा रखना है, पानी स्वच्छ चाहिए। तो और आप देख रहे हो कि सामने बाड़ा बना हुआ है, इसमें हम लोग खुले छोड़ देते हैं तो गोहान में चारा पड़ा रहता है और टाके में पानी, आपने देखा है टाके में पानी भरा रहता। तो जिनको प्यास लगती हो पानी पीता, जिनको भूख है वो चारा खाएगी, और नहीं तो घूमेगी फिरेगी। तो ये स्वच्छंद अपने मन मर्जी से घूमेगी, तो थोड़ा सी इनकी एक्सरसाइज हो जाती है। और पता लगा कि अपन ने सारे जानवरों को सुबह पानी पिला, 2-4 जानवरों ने पानी नहीं पिया, तो ऐसा नहीं है कि वो दिन भर पानी नहीं पिएंगे। तो इसलिए उनको अपन बाहर छोड़ देते कि भाई जिनको 4 घूंट की प्यास लगी हो जाकर के पानी पिएगा, जिनको भूख लगी हो चारा खाएगा। तो इस टाइप का बाड़े में उनको छोड़ देते हैं। क्योंकि गर्मी के दिनों में रात में छोड़ते हैं और ठंडी के दिनों में दिन में बाहर रहती है। ठंडी के दिनों में दिन भर बाहर रहती है, रात भर अंदर रहती है। अभी गर्मी के दिनों में दिन भर शेड में रहेगी और रात में बाहर रहेगी।
धूप से बचाने के लिए उनको छांव में रखा जाता है दिन में, और शाम को जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है तो बाड़े में छोड़ दिया जाता है। अच्छा जयराम भैया, थोड़ा सा हमें बताइए कि जैसे अब हम थोड़ा सा दुग्ध उत्पादन पर बात करते हैं कि आपके पास भैंस भी है और गाय, देसी गाय भी है, और जो विदेशी नस्लें हैं वो भी है। दुग्ध उत्पादन कितना हो जाता है आपके पास में? मेरे पास में गाय, भैंस और देसी गायों से मिला करके करीबन 150 लीटर दूध होता है। तो इस जो दूध होता है उसके मिल्क प्रोडक्ट भी आप बनाते हैं, है ना? मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं देसी गाय के दूध से, चूँकि सुबह के समय देसी गाय का दूध तो भतीजा लेकर के चला जाता है। जो शाम के समय का दूध बचता है उससे हम लोग घी तैयार करते हैं और उसको हम अच्छे रेट में बेचते हैं। 1200 रुपये लीटर में देसी गाय के घी को बेचते हैं। जो लोग अपने हवन में उपयोग करते हैं या मतलब उसको अच्छे उपयोग में लेते हैं, या जिनको इंटरेस्ट है कि हम मुझे देसी गाय का ही घी चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसको सप्लाई करते हैं। भैंस के दूध का हम घी बनाते हैं, उसको हम 650 रुपये 700 रुपये लीटर बेचते हैं, क्योंकि मही भी बिक जाता है। ये जो क्रॉस ब्रीड गाय है इनका हम लोग मावा बना करके वो सप्लाई कर देते हैं। चलिए, अब एक चीज़ और, ये जो छोटे जैसे बच्चे हैं, नवजात बछड़े और बछियाँ हैं, इनकी कोई विशेष देखरेख आप करते हैं? हाँ, इनको पर डे संतुलित आहार 1 किलो संतुलित आहार दिया जाता है, इनको दाना दिया जाता है। और चूँकि मेरे पास में 16 से लेकर के 2 वर्ष में बच्चा क्रॉस हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो संकर नस्ल की बच्चियाँ जो पैदा होती है वो 30 किलो की माँ के पेट से निकलने के बाद में 30 किलो की रहती है, और अच्छे रख रखाव, अच्छे मेंटेनेंस के ऊपर ये पर डे 500 से 700 ग्राम बढ़ती है। जिस दिन इसका बॉडी वेट 2-2.5 कुंटल हो जाएगा, ये क्रॉस होने की लायक हो जाती है। ये इसमें वो हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, वो हीट पे आना चालू हो जाती है। हीट पे आना चालू हो जाएगी तो अपन उनको सीमेन लगा देंगे, तो सीमेन लगाने के बाद में 9 महीने के बाद में ब्याह भी जाएगी। तो ये मोटी मोटी बातें आपने बताई है हमको कि भाई दुग्ध उत्पादन में कैसे आपको मैनेज करना है। अच्छा, बहुत सारे चीज़ों को हमने समझा। कई लोग बोलते हैं कि भाई डेयरी फार्मिंग बड़े मेहनत का काम है, तो इसमें कितना समय आपको देना पड़ता है प्रतिदिन का? देखिए, मेरा वर्क टाइम तो वैसे क्या बोलना चाहिए कि 12 से 14 घंटे का तो रहता ही है। तो समय तो देना पड़ेगा अपने को। हम अगर चाहे अपन कृषि कर रहे हैं, जिस ओर अपन ने वो किया है, मेहनत की, अगर चाहे अपन ने अपना मन बनाया है तो अपने को मेहनत तो करना पड़ेगा। और सुबह भी शाम को भी जैसे आपके पास में एनिमल है तो आपको फुर्सत मिलना है नहीं, क्योंकि सुबह को आपको उठ कर के आना है, पहले गोबर का निस्तारण करना है, मिल्किंग करना है, मिल्किंग करने के बाद में उस मिल्क का निस्तारण करना है, उसके बाद में उनके चारे पानी की सांझी की व्यवस्था करना है। फिर शाम को भी यही काम, तो ये भी 7-8 बजे तक चलता रहता है। ये भी सुबह 6-7 बजे या 5 बजे से काम चालू हो जाता है। तो यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक, तो ये वर्क टाइम हुआ। चलिए, ये मतलब मेहनत का काम है। और वैसे भी किसी भी काम में यदि हम मेहनत कोई भी काम में सफलता मिलेगी आपको, कोई भी काम करिए। और हम लोग इन्हीं गोबर से हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करते हैं। वर्म, क्योंकि बहुत सारा गोबर है तो बहुत सारे उसमें वर्म भी होंगे, स्वाभाविक है खाने के लिए उनके लिए। क्योंकि जैसे गाय का भोजन भूसा है, चारा है, वैसे वर्म का, केंचुओं का भोजन है गोबर। तो मेरे पास में प्रचुर मात्रा में गोबर होता है, तो प्रचुर मात्रा में वर्म भी रहेगा, उनको खाने की कमी नहीं है। तो इसलिए वो प्रचुर मात्रा में बढ़ते रहते हैं। इसलिए मैं हर वर्ष 4-5 लाख रुपए के वर्म भी सप्लाई करता हूँ, 10-12 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट भी सप्लाई करता हूँ। क्योंकि मेरे पास में 15 कुंटल गोबर पर डे होता है। 15 कुंटल गोबर पर डे होता है तो मेरे पास में 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट भी पर डे बनेगा। तो वर्मी कंपोस्ट बनेगा तो वो, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक वो भी है, 8-9 एकड़ में मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। तो अपने प्रचित्र में डालने के बाद में जब बचा हुए वर्मी कंपोस्ट मैं सप्लाई भी करता हूँ। अपने प्रक्षेत्र से जो चारा लेता हूँ, जो अपने धरती माँ से जो भूसा, गन्ना बाड़ी के बांड और मक्का के ढंडेरे जो लेता हूँ, उनको खिला करके
जो गोबर बनता है वो जहाँ से जिस धरती माँ से वो गन्ना बाड़ी के बांध लिए थे, मक्का के ढंडेरे लिए थे, गेहूं का भूसा लिया था, उसी धरती माँ को इस वे में वापस करता हूँ वर्मी कंपोस्ट रूप में। और जो मैं बाहर से कहीं दाना खरीदा, मैंने कहीं भूसा खरीदा, तो उसके एवज में मैं जो बाहर से लिया वो बाहर में सप्लाई कर देता हूँ, बेच देता हूँ। क्योंकि केचुए बेचने का काम है कि प्रचुर मात्रा में गोबर है तो प्रचुर मात्रा में केचुए, खाने की कमी नहीं उनके पास में, और खाने की कमी नहीं तो उनका बाढ़ करना स्वाभाविक है। वातावरण उपलब्ध कराता हूँ उनको, मैं नमी बनाए रखता हूँ उसमें, तो वो प्रचुर मात्रा में बढ़ते हैं तो उनका क्या करने का, उनको बेचना है। मेरे पास में तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये केचुओं को खिलाने के लिए भी गोबर कम पड़ जाता है, इसलिए मेरे को बेचना भी पड़ता है। तो कुल मिला के ये है कि जो गोबर आपकी डेयरी फार्मर्स से निकलता है उससे आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करवाते हैं और वो भी बेचते हैं। अब आर्थिक पक्ष के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे इसकी, कि आप पूरे वर्ष में यदि हम कह लें दूध हो या वर्मी कंपोस्ट है, टोटल कितनी कमाई आपको हो जाती है? देखिए, दूध के मामले में तो एक्चुअल नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट वर्म जो केचुआ जो बेचते हैं वो मैं 4-5 लाख रुपए के केचुआ हर वर्ष बेचता हूँ। और चूँकि इतना बेचने के बाद में मेरे पास में कम हुआ ऐसा नहीं है। आज मैंने 50 किलो वर्म निकाल के दे दिया तो मेरे पास में 9.5 कुंटल रहेगा ऐसा नहीं है। वो कल निकालने जाऊंगा तब भी 10 कुंटल रहेंगे, क्योंकि उनका जर्मिनेशन इतना ज़्यादा है, इतना तेज है कि ये उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं। आज मेरे पास में 8-9 कुंटल 10 कुंटल केचुआ हर समय उपलब्ध रहता है। अच्छा, तो दूध बेचने की कभी समस्या तो नहीं आती? नहीं, दूध बेचने की ऐसी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि मेरे से तो मांग की पूर्ति नहीं हो पाती। जो लोग मांगते हैं, कभी भी मेरी हर चीज़ वेटिंग में रहती है। कोई जैसे दूध मांगेगा तो भैया आपको 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। और कोई देसी गाय का अगर चाहे घी मांगेगा तो उसको बोलूँगा भैया 15 दिन का समय लगेगा। तो मेरे पास में तो हर चीज़ों की वेटिंग रहती है, यहाँ तक कि वर्मी कंपोस्ट जो खरीदने वाले रहते हैं उनकी भी वेटिंग रहती है कि भैया मैं अभी नहीं दे पाऊँगा आपको। तो कुल मिलाकर ये है कि सक्सेस स्टोरी ये है किसान भाइयों, कि आपको मेहनत करना है पूरे टाइम और पूरी लगन के साथ मेहनत करना है अपने क्षेत्र में। आप देख रहे हैं जयराम गायकवाड़ जी ने अपने बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई है, और दूध उत्पादन ये करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाकर बेचते हैं, और साथ में इनका जैविक प्रक्षेत्र भी है जहाँ पर ये सब्जियाँ उत्पादन करते हैं और इसी गोबर का उपयोग करते हैं। जो गोबर बचता है उसे वर्मी कंपोस्ट बनाकर उससे भी लाभ अर्जित करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें जयराम जी आपने आज हमारे दर्शकों के लिए बताई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इसका फ़ायदा लेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।